हेलो, कैसे हैं आप लोग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम ह्यूमन टीथ के ऊपर भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने एक ओवरव्यू लिया था। आई होप आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर है, आपको उनके बारे में अब तो पता चल गया होगा। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। बक्कल कैविटी, जिसे हम ओरल कैविटी कहते हैं, विच इज़ प्रेजेंट इन द स्पेस इनसाइड माउथ। एक टर्म आता है वेस्टिब्यूल, ठीक है। वेस्टिब्यूल क्या होता है? स्पेस बिटवीन द टीथ एंड द चिक, मतलब दांत और गाल के बीच में जो जगह होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल कहते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, हमारा यहाँ से माउथ से ना डाइजेशन शुरू होगा। तो सबसे पहले आइए पहले बक्कल कैविटी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने इस एरो से दिखाया हुआ बक्कल कैविटी, क्योंकि यहीं से हमारा जो फूड होगा वो जाएगा और यहाँ से डाइजेशन सारा शुरू होगा, ठीक है। तो ये बक्कल कैविटी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? टंग प्रेजेंट है, टंग प्रेजेंट है, इसी के अंदर हमारे टीथ प्रेजेंट है, इसी के ऊपर एग्जैक्ट क्या प्रेजेंट है? हार्ड पैलेट प्रेजेंट है, इसी के साइड में उसके आगे जाकर या मतलब पीछे जाकर यहाँ क्या प्रेजेंट होंगे? सॉफ्ट पैलेट। और यहाँ पर एक लार सी टपकती हुई नज़र आती है, मतलब कुछ टंगा हुआ नज़र आता है। जब आप अपने माउथ को मिरर के सामने देखोगे तो यहाँ पर कुछ टंगा हुआ आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? यूबुला कहते हैं। क्या कहते हैं? यूबुला कहते हैं। और यहाँ से क्या होगा? एयर अंदर जाएगी, दिस इज बाय थ्रू एक्सटर्नल नोस्ट्रल। यहाँ से फिर क्या जाएगी? नेज़ल चैम्बर में जाएंगे, नेज़ल चैम्बर से फिर कहाँ जाएंगे? इंटरनल नोस्ट्रल्स में जाएंगे, इंटरनल नोस्ट्रल से फिर जाएंगे फेरिंग्स रीजन में। फेरिंग्स रीजन क्या है? विच इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड एयर, मतलब खाना और हवा के लिए, मतलब क्या है? वो दोनों कॉमन पाथ है, मतलब फूड भी यहीं से जाएगा, एयर भी यहीं से आएगी। अब यहाँ पर नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर दो क्या देख रहे हैं? दो पाथवे दिख रहे हैं, ठीक है। ये इस वाले को क्या कहते हैं? ट्रैकिया, मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ पर सारा एयर का जाएगा, यहाँ से क्या जाएगा? यहाँ से जाएगा आपका फूड वगैरह जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं? ईसोफेगस कहते हैं। और यहाँ पर जो ओपनिंग होती है विंड पाइप की, उसे हम क्या कहते हैं? ग्लॉटिस कहते हैं। उसके ऊपर ये जो कवर अप हो रही होती है, इसे हम क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस कहते हैं। जब यहाँ से फूड यहाँ फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स से ईसोफेगस में जाएगा, तो ये ग्लॉटिस के ऊपर कवर हो जाता है, ताकि जो फूड जाए वो विंड पाइप के अंदर ना जा सके, ठीक है। अभी तक हमने समझा दिस इज पार्ट इज एपिग्लॉटिस, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप इज ग्लॉटिस। यहाँ पर ये जिसे हम कहते हैं ट्रैकिया कहते हैं। यहाँ पर जो शी शेप हाइलिन कार्टिलेज के बने हुए होते हैं, सी शेप रिंग्स बनी होती हैं। दिस पाथवे इज ईसोफेगस, दिस इज बक्कल कैविटी, जिसके अंदर टंग प्रेजेंट है, टीथ प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर आगे के दुर्वाद में हार्ड पैलेट होते हैं, फिर उसके बाद सॉफ्ट पैलेट होते हैं। यहाँ पर एक लार से टपकती हुई नज़र आती है, जिसे हम क्या कहते हैं? यूबुला कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम यूबुला कहते हैं। जिसे मैंने बना रखी है वाले पार्ट को, उसे हम यूबुला कहते हैं। दिस पार्ट इज नेजल चैम्बर, दिस पार्ट इज एक्सटर्नल नोस्ट्रल एंड दिस पार्ट इज इंटरनल नोस्ट्रल्स। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम कहाँ बढ़ने वाले हैं? ह्यूमन टीथ के ऊपर बढ़ने वाले हैं। लेट्स गो। तो आइए अब हम ह्यूमन टीथ के बारे में जानते हैं। तो आपने देखा होगा टीथ का एक क्राउन पार्ट होता है, एक नेक पार्ट होता है, एक रूट पार्ट होता है। तो क्राउन पार्ट में जो वाइट कलर का जो मैटर दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। जो क्या होता है? ओरिजिन किसका होता है? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑफ द टीथ, मतलब जो टीथ को कवर करता है। प्रोड्यूस बाय अमाइलोब्लास्ट सेल्स, कौन से सेल्स से बनाते हैं? अमाइलोब्लास्ट सेल्स बनाते हैं। हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी होता है, ठीक है। उसके बाद नीचे आती है लाइन से स्ट्रक्चर, इसे हम क्या कहते हैं? डेंटाइन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर उसके अंदर जाएंगे तो क्या होगी? हमारी पल्प कैविटी प्रेजेंट होगी। पल्प कैविटी कौन से सेल से बनी होती है? ओडोंटोब्लास्ट से, प्लस ब्लड और लिम्फ वेसल्स की वजह से, जिसमें नर्व्स वगैरह होंगी, जहाँ पर सेंसेशन वगैरह होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर होते हैं हमारे पेरिडोंटल लिगामेंट। इस साइड पे होती है हमारी रूट कैनाल प्रेजेंट होती है। इस साइड पे हमारी प्रेजेंट होती है एपिकल फोरामेन। तो दिस इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, जो कि पता होना चाहिए कि आपको मेन पार्ट क्या पता होना चाहिए? इनेमल पता होना चाहिए, पल्प कैविटी के बारे में पता होना चाहिए, आपको डेंटाइन के बारे में मेजरली पता होना चाहिए कि है क्या, और आपको टूथ का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या है, क्राउन पार्ट क्या है, नेक पार्ट क्या है और रूट पार्ट क्या है। तो आपको ध्यान रखना है इनेमल को कौन से सेल्स बनाते हैं? हमारे अमाइलोब्लास्ट सेल्स बनाते हैं। कौन से सेल बनाते हैं? अमाइलोब्लास्ट सेल्स।
और पल्प कैविटी के कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं? ओडोंटोब्लास्ट सेल, जो कि ये दोनों क्वेश्चंस जो है ना वो नीट के प्रीवियस ईयर में भी आ चुके हैं, इसलिए इनेमल का ध्यान रखना है, पल्प कैविटी के ऊपर भी ध्यान रखना है। आगे जब हम एनसीईआरटी रीड करेंगे तो उसमें और सी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे बनते हैं ह्यूमन डेंटिशन के ऊपर के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमंस। तो मेजरली जो हमारी एनसीईआरटी में, मैंने अपने नोट्स में 4 टाइप्स लिख रखा है। मेजरली एनसीईआरटी में 3 तरीके के डेंटिशन होते हैं। पहला थिकोडोंट, दूसरा होता है डाइफायोडोंट, तीसरा होता है हेटेरोडोंट। थिकोडोंट का मतलब ये है कि जो टीथ है ना वो सॉकेट में एम्बेडेड है, मतलब लगे हुए हैं, अंदर घुसे हुए हैं उसके अंदर, मतलब सॉकेट के अंदर हैं, मतलब सॉकेट्स है ना उसके अंदर एम्बेडेड है, तब इसे हम कहते हैं थिकोडोंट डेंटिशन। डाइफायोडोंट का मतलब क्या होता है कि देयर इज 2 टाइप्स ऑफ डेंटिशन, दैट इज प्राइमरी डेंटिशन और सेकेंडरी डेंटिशन। और उस सेकेंडरी डेंटिशन को ही हम क्या कहते हैं? अडल्ट की तरह या परमानेंट टीथ भी कहते हैं, ठीक है। तो डाइफायोडोंट्स का मतलब क्या है कि एक तरीके से अगर मैं दोबारा बताऊं कि जो हमारे मिल्क टीथ होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं परमानेंट टीथ से, तो उस डेंटिशन को हम क्या कहते हैं? डाइफायोडोंट कहते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। देखो, पहले होता है प्राइमरी डेंटिशन या मिल्क टीथ कहते हैं, जिससे हम यहाँ में डेसिडुअस टीथ भी या टेम्पररी टीथ भी कहते हैं। कितने होते हैं? ये 20 टीथ होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन के टीथ कौन कौन से होते हैं। एक तो इंसाइजर होते हैं, एक तो कैनाइन होते हैं, एक तो प्री मोलर होते हैं और एक मोलर होते हैं। तो ये 4 टाइप के मेजर टीथ प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन में, ठीक है। तो मिल्क टीथ, जिसे हम डेसिडुअस की टीथ कहते हैं, और टेम्पररी टीथ कहते हैं, मतलब ये टीथ के टाइप हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर। और इंसीजर का जो काम होता है वो कटिंग में काम आता है फूड के। कैनाइन का काम क्या होता है? फाड़ने का काम आता है, टीयरिंग द फूड पार्टिकल। प्री मोलर और मोलर जो होते हैं वो क्या करते हैं? ग्राइंड करवाते हैं, ठीक है, ग्राइंड और क्रशिंग करवाते हैं फूड की। तो प्राइमरी डेंटिशन और मिल्क टीथ कितने होते हैं? 20 टाइप टीथ होते हैं, जिसमें इंसाइजर, कैनाइन होते हैं, प्री मोलर नहीं होते। मोलर में सिर्फ फर्स्ट और सेकंड होता है, लास्ट मोलर एब्सेंट होता है। तो इसमें एब्सेंट कौन कौन से टीथ होते हैं? प्री मोलर होते हैं और विजडम टीथ एब्सेंट होता है, जिसे हम थर्ड मोलर कहते हैं, ठीक है। ये वाला जो डेंटिशन है वो बेसिकली छोटे बच्चों में पाया जाता है, दैट इज़ 12 to 13 एज के ग्रुप में जो बच्चे होते हैं उनमें ये पाया जाता है मिल्क टीथ का फॉर्मूला। तो इंसाइजर होते हैं प्रेजेंट, कैनाइन भी प्रेजेंट होते हैं, प्री मोलर कोई भी प्रेजेंट नहीं होता। मोलर में सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंडरी डेंटिशन, जिससे हम अडल्ट टीथ कहते हैं और परमानेंट टीथ कहते हैं। ये कितने होते हैं? 32 टीथ होते हैं। कैसे होते हैं? जिसमें 20 टीथ जो हमारे मिल्क टीथ के आते हैं प्लस 12 टीथ के जो नए बनते हैं, मोनोफायोडोंट डेंटिशन कहते हैं। ओनली प्रेजेंट इन द परमानेंट टीथ, दैट इज प्री मोलर और थर्ड मोलर। जब बच्चा बड़ा होगा तो उसके अंदर क्या होंगे? जो मिल्क टीथ होंगे वो रिप्लेस होंगे एडल्ट टीथ से, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएंगे? प्री मोलर्स भी आने शो हो जाएंगे और हमारा थर्ड मोलर भी आना शो हो जाएगा। तो इसका मतलब जो 20 टीथ जो होते हैं वो दोनों टाइप के डेंटिशन में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? दोनों टाइप के टीथ में क्या होता है? दोनों टाइप के डेंटिशन में वो टीथ प्रेजेंट होते हैं 20 टाइप्स का। और जो 12 टाइप के टीथ होते हैं वो मोनोफायोडोंट होते हैं, वो सिर्फ सेकेंडरी डेंटिशन में आते हैं, ठीक है। तो अब हेटेरोडोंट के बारे में पता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, जिसमें मैंने बता दिया था इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर के बारे में बताया था आपको। इंसीजर जो होते हैं जो कटिंग में काम आते हैं, कैनाइन जो होते हैं वो टीयरिंग में काम आते हैं, प्री मोलर जो होते हैं ग्राइंडिंग में काम आते हैं, और मोलर्स भी होते हैं जो ग्राइंडिंग में पार्ट आते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ आया होगा कि जो प्री मोलर जो होते हैं और जो लास्ट जो मोलर होता है वो सिर्फ हमारा एडल्ट और परमानेंट डेंटिशन में दिखता है, तभी हमारे 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं। 20 टाइप के टीथ जो होते हैं वो हमारे प्राइमरी डेंटिशन से आते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 20 + 12 कितने हो गए? 32 टीथ हो गए, तो इसलिए सेकेंडरी डेंटिशन कहते हैं, ठीक है। आगे मैं आपको डेंटल फॉर्मूला बताता हूँ तो उससे आपको और क्लियरेंस होगी। तो दिस इज़ अ डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला क्या कहता है हमसे? अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड द लोअर जॉ इन द ऑर्डर ICPM इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द डेंटल फार्मूला। मतलब सो बेसिकली अगर मैं एक फार्मूले से बताऊं कि डेंटल फार्मूला क्या होता है, तो नंबर ऑफ टीथ इन अपर हाफ जॉ, मतलब ऊपर वाले जॉ में कितने टीथ हैं, डिवाइडेड बाय में अ नंबर ऑफ टीथ इन लोअर हाफ जॉ, ठीक है। तो मतलब नीचे वाले जॉज में कितने टीथ हैं। तो इसको ऑर्डर कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे हम इंसीजर के बारे में, फिर कैनाइन के बारे में, फिर प्री मोलर के बारे में, फिर मोलर के बारे में, और अपर जॉ। ये किसके लिए हो गए मेरे पास? अपर जॉज के लिए हो गए,
ठीक है। और नीचे क्या हो जाएंगे, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। ये किसके लिए हो गए मेरे पास, लोअर जॉ के लिए हो गए। अगर हम एक अडल्ट टीथ के लिए अगर हम ह्यूमन डेंटिशन लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, उसके पास इंसाइजर होंगे 2, कैनाइन होता है 1, प्री मोलर होते हैं 2, क्योंकि वो 2 वापस परमानेंट टीथ में जिसे हम एडल्ट डेंटिशन कहते हैं वो तो आ जाएंगे दोबारा, ठीक है। क्योंकि हम ये सेकेंडरी डेंटिशन के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे हम एडल्ट टीथ कहते हैं। तो 2 1 2 और मोलर कितने हो जाएंगे 3, क्योंकि लास्ट विजडम भी आ जाएगा 2 1 2 3, अपॉन में डिट्टो सेम कर देंगे 2 1 2 3। तो दिस इज़ अ डेंटल फार्मूला फॉर द सेकेंडरी डेंटिशन जिसे हम एडल्ट डेंटिशन कहते हैं। तो एडल्ट के लिए मैंने आपको बताया था 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। अगर हम काउंट भी करें कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8। तो एक जॉ में तो अपर हाफ जॉ मतलब दिस है, मतलब एक ऊपर वाला जॉ एक नीचे वाला जॉ, और ये ऊपर वाले जॉ का भी आधा है, मतलब ये वाला अपर हाफ जॉ, तो मतलब इस जॉ का भी आधा है। तो जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, तो एक जॉ में कितने हो जाएंगे 16, और 2 जॉ में कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो अगर हम मिल्क टीथ के ऊपर जाएंगे जिसे हम डायफायोडोन कहते हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इंसाइजर तो 2 होंगे, कैनाइन भी 1 होगा, पर प्री मोलर तो कोई होंगे नहीं, तो प्री मोलर क्या होंगे 0 होंगे। और मोलर कितने होंगे हमारे पास, 2 प्रेजेंट होंगे। कितने प्रेजेंट होंगे, 2 प्रेजेंट होंगे। और इंसीजर कितने होंगे हमारे पास, 2 ही प्रेजेंट होंगे। कैनाइन भी कितने होंगे, 1 होंगे। और प्री मोलर कितने होंगे, 0 होंगे। पर इतना ध्यान रखना है मिल्क टीथ के केस में कि जो प्री मोलर होते हैं वो 0 हो जाते हैं और लास्ट विजडम जो है एब्सेंट होता है। तो 2102 अपॉन 2102। तो इसी तरीके से अगर हम आगे का कैलकुलेशन प्रोसीड करेंगे तो कितने टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं मिल्क टीथ में, 20 टीथ प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम मोनोफायोडोंट जो मतलब एक ही बार आते हैं वो कौन से होते हैं, प्री मोलर प्लस थर्ड मोलर। उस समय इंसाइजर तो वो तो होते नहीं, वो तो दोनों डेंटिशन में पाए जाते हैं, ठीक है। और कैनाइन भी नहीं आते, इंसीजर भी नहीं आते, कैनाइन भी नहीं आते। तो कौन कौन से आते हैं, प्री मोलर कितने हो गए 2, तो 2 आते हैं ना, तो इनका नेचर कैसा हो गया, मोनोफायोडोंट। उसके बाद कितना आ गया, ये भी कितना आ गया मेरे पास, प्री मोलर भी 2 आ गया नीचे वाले जॉ के मुकाबले। और थर्ड मोलर तो मेरा 1 एब्सेंट होता है, क्योंकि मोनोफायोडोंट है, मतलब एक बार आते हैं भाई ये, ठीक है। अगर आप समझ सको इनको तो दिस इज जो ये मोनोफायोडोंट है ना, तो इसका मतलब ये एक ही बार आते हैं लाइफ में। तो ये 2 हो गए, तो 2 प्री मोलर तो एक ही बार आएंगे, और एक हमारा लास्ट मोलर आता है, एक हमारा दूसरा ही हो गया। अगर दूसरा ही हमारा 2 हो गया हमारे प्री मोलर इन लोअर जो लोअर हाफ जो। और ये कितने हो गए मेरे पास, ये वाले जो मोलर होंगे, ये भी वाले जो मोलर होंगे ये भी मेरे पास एक ही होंगे। तो ये क्या, ये कौन सा फॉर्मूला, नंबर ऑफ टीथ इन अपर हाफ जॉ, मतलब उस जॉ के ऊपर वाले जॉ में आधे पोजीशन पे कितने वाले टीथ है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जब हम इसको कैलकुलेशन प्रोसीड करेंगे तो कितने टीथ होंगे मेरे पास, मोनोफायोडोंट के 12 टीथ्स होंगे। अगर हम एक 16 साल के बच्चे का अगर हम डेंटल फॉर्मूला दिखाएंगे तो उसमें प्री मोलर्स आ जाएंगे, लास्ट वाला मोलर भी आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएंगे, लास्ट वाले मोलर भी आ जाएंगे आई थिंक। तो जो डेंटल फार्मूला फॉर 16 ईयर्स ओल्ड के लिए होगा वो होगा 2122 अपॉन 2122, क्योंकि उसके प्री मोलर तो आ जाएंगे पर जो लास्ट विजडम टीथ है वो नहीं आएगा। तो इसके लिए हमारा डेंटल फार्मूला हो जाएगा 2122 अपॉन 2122। तो कितने टीथ हो जाएंगे मेरे पास, 28 टीथ हो जाएंगे। आई होप आपको ये डेंटल फार्मूला एक समय समझ आया होगा। एक मैं क्विक रिव्यू देता हूँ। डेंटल फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ टीथ इन अपर हाफ जॉ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ इन लोअर हाफ जॉ। इनका जो अरेंजमेंट कैसा होता है, इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। एडल्ट में फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2123 अपॉन 2123। मिल्क टीथ के लिए फॉर्मूला आ जाएगा 2102 अपॉन 2102। मोनोफायोडोंट के लिए डेंटल फॉर्मूला होगा 0021 अपॉन 0021। और 16 ईयर एज के लिए होगा तो 2122 अपॉन 2122। अगर मैं 18 प्लस एज के लिए कहूँगा तब उसमें जो है हमारा विजडम टीथ आने लग जाएगा, तो उसमें उस केस में हमारे 32 टीथ हो जाएंगे। तो अडल्ट के में कितने टीथ होते हैं, 32। मिल्क टीथ कितने होते हैं, 20। मोनोफायोडोंट टीथ कितने होते हैं, 12। 16 ईयर ओल्ड में क्या टीथ कितने होंगे मेरे पास, 28 टीथ होंगे। आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करते हैं टंग के ऊपर, ठीक है, जिससे हमें टंग के ऊपर पढ़ना। तो टंग क्या है, टंग इज़ ए फ्रीली मूवेबल मस्कुलर स्केलेटन मसल ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय द फेनुलम। टंग क्या है मेरे पास, एक मूवेबल मस्कुलर है, ठीक है, मतलब मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है जो कि ओरल कैविटी की फ्लोर से अटैच है, किससे, बाय फेनुलम। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे अटैच है, बाय फेनुलम से अटैच है।
तो टंग इज़ ए फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय द फ्रेनुलम, ठीक है। तो अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज़ स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड द पैपिले, जिससे हम कहते हैं उसके पास क्या होते हैं, टेस्ट बड्स होते हैं। तो जो टंग के, ऐसे मान लीजिए मेरे पास टंग है, तो इसके जो ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, मेरे पास पैपिले प्रेजेंट होते हैं। उस पैपिले पे क्या होते हैं, मेरे पास टेस्ट बड्स होते हैं। ऑन एन एवरेज द ह्यूमन बीइंग टंग हैज़ 2000 to 8000 टेस्ट बड्स। द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ दीज आर एस्टिमेटेड टू बी 10 days। तो ये डेटा है, आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको इतना मतलब टंग के बारे में समझ आ गया कि टंग क्या है। टंग इज़ अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय द फ्रेनुलम। तो ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाली लाइन एनसीईआरटी में, जब हम एनसीईआरटी में प्रोसीड करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं पैपिले और टेस्ट बड्स के बारे में। जैसे मैंने टंग का डायग्राम बना रखा है, तो ये जो लेटरल साइड है ना, यहाँ पर हमारे कौन से पैपिले प्रेजेंट होते हैं, फंजीफॉर्म पैपिले। कौन से पैपिले प्रेजेंट होते हैं, फंजीफॉर्म पैपिले। और यहाँ पर अगर आप पूरे एंटायर सरफेस की बात करते हैं तो यहाँ पर फिलीफॉर्म पैपिले प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम टंग के बिल्कुल लास्ट में जाए, यहाँ पर वी शेप में कौन से पैपिले प्रेजेंट होते हैं, सर्कमवैलेंट पैपिले। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पैपिले, मेरे से याद कीजिए। ये पहला सर्कमवैलेंट पैपिले, दूसरा होते हैं फंजीफॉर्म पैपिले, तीसरे होते हैं फिलीफॉर्म पैपिले। तो सर्कमवैलेंट पैपिले कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल जीभ की मतलब लास्ट, मतलब बिल्कुल उसके लास्ट, मतलब लास्ट पार्ट पर प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल लास्ट लोकेशन पे। और फंजीफॉर्म जो पैपिले होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लेटरल साइड पे प्रेजेंट होते हैं। और एंटायर सरफेस पे कौन से प्रेजेंट होते हैं, फिलीफॉर्म पैपिले प्रेजेंट होते हैं। सर्कमवैलेंट पैपिले जो लार्जेस्ट होते हैं, इन्वर्टेड वी शेप होते हैं, मिनिमम इन नंबर होते हैं, जिनमें 8 से 12 होते हैं प्रेजेंट। इनके पास मैक्सिमम टेस्ट बड्स होते हैं और 100 से 300 के बीच में होते हैं इनके अंदर ईच पैपिला। मतलब टेस्ट बड्स कितने होते हैं, 100 से 300 ऑन ईच पैपिला, मतलब एक पैपिला के ऊपर 100 से 300 टेस्ट बड्स होते हैं। तो फिलीफॉर्म पैपिला स्मॉलेस्ट मैक्सिमम इन नंबर प्रेजेंट ऑन द एंटायर सरफेस। मैंने कहा था ना, पूरे एंटायर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं टंग के। वाइट कलर होते हैं, वाइट कलर के होते हैं। टेस्ट बड्स कैसे होते हैं, इनके पास एब्सेंट होता है, मतलब इनके पास टेस्ट बड्स नहीं होते, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम फंजीफॉर्म पैपिले के ऊपर। फंजीफॉर्म पैपिले कौन से होते हैं, जो रेड पिंक डॉट्स, जब आप जीभ को मिरर में देखोगे तो आपको लेटरल साइड में यहाँ पर रेड पिंक डॉट्स नज़र आएंगे, तो उससे हम क्या कहेंगे, फंजीफॉर्म पैपिले कहेंगे, जो कि प्रेजेंट होगा लेटरल साइड ऑफ दी टंग के प्रेजेंट होगा। आई होप आपको टंग में ये वाले 3 तरीके के पैपिले के बारे में ओवरव्यू जान के अच्छा लगा होगा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पैपिले, सर्कमवैलेंट पैपिले, फंजीफॉर्म पैपिले, फिलीफॉर्म पैपिले। फिलीफॉर्म पैपिले एंटायर सरफेस प्रेजेंट होता है, लेटरल साइड पे मेरे पास फंजीफॉर्म पैपिले होते हैं, और सर्कमवैलेंट पैपिले वी शेप में बिल्कुल लास्ट लोकेशन प्रेजेंट होते हैं। उसके ऊपर ये टॉन्सिल प्रेजेंट होता है, जो कि लिम्फोइड टिश्यू, जो कि हम क्लास 12 में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद आता है फेरिंग्स। तो फेरिंग्स क्या है, मैंने आपको बताया था, इट इज़ ए कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड द एयर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजियोफेरिंग्स। नेज़ोफेरिंग्स ऐसा वाला फेरिंग्स का पार्ट जो कि एयर से भी कनेक्टेड हो, ओरोफेरिंग्स जहाँ पर एयर प्लस फूड का पार्ट हो, लैरिंजियोफेरिंग्स जहाँ पर एपिग्लॉटिस एयर वाला पार्ट और गलेट इज इक्वल टू गलेट और फूड वाला पार्ट, मतलब एयर प्लस फूड दोनों ही पार्ट हो, तो थोड़ा लैरिंग से क्लोज हो, तभी तो नाम है लैरिंजियोफेरिंग्स। ऐसा फेरिंग्स जो लैरिंज से भी कनेक्ट, लैरिंग्स वाला भी पार्ट हो, ठीक है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फेरिंग्स, नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजियोफेरिंग्स। नेज़ोफेरिंग्स वो हो गया जो कि एयर वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट। ओरोफेरिंग्स हो गया एयर प्लस फूड वाला पार्ट, ठीक है, जहाँ पर थोड़ा फूड आएगा। फिर उसके बाद जहाँ पर एपिग्लॉटिस और गलेट जो होंगे, वहाँ पर उस रीजन को हम क्या कहेंगे, लैरिंजियोफेरिंग्स होंगे। इसका फंक्शन क्या है, डिग्लूटेशन, स्वेलोइंग ऑफ द फूड पार्टिकल, ठीक है। ईसोफेगस, हमारी ईसोफेगस के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर कौन सी मूवमेंट होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। जो फूड पार्टिकल होता है, जो फूड पार्टिकल जब फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस में आता है, तो इस ईसोफेगस के बारे में थोड़ी जानकारी पढ़ लीजिए। क्या होती है, लेंथ जो उसकी होती है 22 से 25 सेंटीमीटर होती है। मसल जो ईसोफेगस की होती है वो सुपीरियर, मतलब ऊपर की तरफ जो होती है 1/3 स्केलेटन मसल की बनी होती है, और इन्फीरियर मतलब नीचे की और 2/3 स्मूथ मसल्स की बनी होती है। इन ईसोफेगस डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन बोथ आर एब्सेंट, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं,
कोई भी एंजाइम्स वगैरह नहीं होते तो डाइजेशन तो होता ही नहीं है पहली बात तो। इन अपर ईसोफेगस सिरोसा इज एब्सेंट बट ट्यूनिका एडवेंटिशिया इज प्रेजेंट। तो सिरोसा क्या है, जब मैं आपको एलिमेंट्री कैनाल की वॉल के बारे में पढ़ाऊंगा तो सिरोसा हमारी आउटर मोस्ट लेयर है। मतलब जब एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम वॉल का एक ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे तो उसमें कई सारी 4 तरीके की वॉल आती है, म्यूकोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा टाइप की लेयर आती हैं, ठीक है। तो अपर ईसोफेगस में सिरोसा एब्सेंट होती हैं। आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आया होगा। इसमें मैंने थोड़ी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू। तो आइए अब हम एनसीईआरटी के ऊपर थोड़ी बहुत अब हम अपना प्रकाश डालते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड। मतलब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किस किस मिलने से बना होता है, कंसिस्ट किसकी वजह से होता है, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स की वजह से। सबसे पहले हम एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर पूरा जानेंगे। द एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विद एन एंटीरियर ओपनिंग द माउथ एंड इट ओपन्स आउट पोस्टीरियरली थ्रू द एनस। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो की डायग्राम मैंने जो बना रखा है ना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरुआत होती है। एलिमेंट्री कैनाल एंटीरियर ओपनिंग होती है माउथ की। मतलब जो माउथ वाला पार्ट है ना, देखिए जैसे अगर मैं डायग्राम बनाऊँ ना एक तरीके से, तो जैसे कि ह्यूमन हो गया और ह्यूमन का ये वाला पार्ट क्या हो गया, माउथ वाला पार्ट हो गया। तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, एंटीरियर पार्ट कहते हैं। और नीचे वाले पार्ट में जाके जहाँ पर ये एनस होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, पोस्टीरियर पार्ट कहेंगे। तो अब तक ध्यान रखना है, एलिमेंट्री कैनाल बिगिनस कहाँ से होती है, एंटीरियर ओपनिंग से होती है जिसे हम माउथ कहते हैं। और ओपन्स आउट कहाँ खुलती है, जाके पोस्टीरियर में कहाँ होता है, एनस के थ्रू। मतलब एनस के थ्रू पोस्टीरियरली कहाँ खुलती है, एनस के थ्रू खुलती है। द माउथ लीड्स टू द बकल कैविटी और द ओरल कैविटी। मतलब माउथ जो है वो आगे बढ़ता है बकल कैविटी और ओरल कैविटी की तरफ। द ओरल कैविटी हैज़ अ नंबर ऑफ टीथ एंड अ मस्कुलर टंग। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन्स। मतलब बोन्स के अंदर, सॉकेट ऑफ जॉ बोन्स के अंदर टूथ जो है वो एम्बेडेड हो चुके हैं। तो इस टाइप ऑफ अटैचमेंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रिकोडोंट बोलते हैं। Majority of mammals, including human beings, forms two set of teeth during their life. A set of temporary milk, जिसे हम deciduous teeth भी कहते हैं, replaced by a set of permanent or adult teeth. This type of dentition is called the diphyodont dentition. Majority of mammals में जिसमें human beings में दो टाइप के set of teeth मिलते हैं। एक set of teeth कहते हैं जिसे हम temporary milk कहते हैं, जिसे हम deciduous teeth कहते हैं। वो किससे replace हो जाते हैं, परमानेंट और एडल्ट टीथ के साथ। तो इस टाइप ऑफ डेंटिशन को हम क्या कहते हैं, डाइफायोडोंट डेंटिशन कहते हैं। तो अब तक हमने पढ़ा एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरुआत होती है, एंटीरियर ओपनिंग होती है उसकी माउथ, और वो ओपन्स आउट किस में हो जाता है, पोस्टीरियरली थ्रू दी एनस के थ्रू। द माउथ लीड्स टू द बकल कैविटी। माउथ के बाद बकल कैविटी आ जाती है। उस ओरल कैविटी में बहुत नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं और मस्कुलर टंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो टूथ इज एम्बेडेड इन ए सॉकेट ऑफ जॉ बोन्स। जॉ बोन्स के अंदर हमारे टूथ जो होते हैं एम्बेडेड होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस टाइप ऑफ अटैचमेंट को हम क्या कहते हैं, ट्रिकोडोंट डेंटिशन कहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स फॉर्म्स टू सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग दियर लाइफ। पूरे लाइफ टाइम में मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स दो टाइप के हमारे सेट ऑफ टीथ हमारे फॉर्म करते हैं, जिसमें एक सेट होता है टेम्पररी मिल्क का, जो कि रिप्लेस हो जाता है बाय सेट ऑफ परमानेंट और एडल्ट टीथ। मतलब जो बड़े एडल्ट टीथ होते हैं, जो परमानेंट टीथ होते हैं, वो रिप्लेस के द्वारा टेम्पररी मिल्क से बदल जाते हैं। मतलब टेम्पररी मिल्क इज रिप्लेस बाय परमानेंट, मतलब वो टेम्पररी मिल्क हट जाता है। तभी तो कहते हैं छोटे बच्चों के दांत, दूध के दांत टूट जाते हैं, और वो किस में बदल जाते हैं, परमानेंट और एडल्ट टीथ में। सो दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड द डाइफायोडोंट। ट्रिकोडोंट होते हैं, ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन, कॉल्ड द ट्रिकोडोंट, एंड द a set of temporary milk or deciduous teeth replaced by a set of permanent or adult teeth. This type of dentition is called the diphyodont. An adult human has 32 permanent teeth, which are of 4 different types. Heterodont dentition, जिसे हम कौन डेंटिशन कहते हैं, हेटेरोडोंट डेंटिशन कहते हैं। नेमली इंसाइजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्रीमोलर होते हैं और मोलर होते हैं। अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड द लोअर जॉ इन द ऑर्डर I, C, P, M and M is represented by the dental formula, in which in human is 2, 1, 2, 3. This is the formula for the adult teeth. किसके लिए होता है ये, अडल्ट टीथ के लिए होता है ये फॉर्मूला,
ठीक है। तो ये वाला जो ऊपर वाला डायग्राम है, यही वाला मैंने जो प्रीवियस डायग्राम है मैंने आपको बताया था अपनी पहली वीडियो में। तो एक बार थोड़ा बहुत इंटरव्यू ले लेते हैं, इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारी ओरल कैविटी, यहाँ पर एंटीरियरली पार्ट माउथ है, दिस इज़ पोस्टीरियरली पार्ट जहाँ से माउथ एनस के थ्रू यहाँ पर जो ओपन आउट होता है। यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड, ये भी हमारी सलाइवरी ग्लैंड है, सब मैक्सिलरी सब लिंगुअल। ये वाला जो पार्ट है फेरिंक्स रीजन है, जो कि फूड और एयर के लिए कॉमन होता है। उसके बाद दिस इज़ कॉल्ड द फूड पाइप, ईसोफेगस। उसके बाद ये आ जाता है हमारा स्टमक वाला पार्ट, दिस इज़ लीवर पार्ट, लीवर के पास यहाँ पर गॉल ब्लैडर होता है। लीवर के बाद आता है ड्यूडेनम, जो कि इंटेस्टाइन का पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, यहाँ पर जुड़ा होता है पेनक्रियाज। उसके बाद आते हैं जेजुनम में, जेजुनम के बाद आते हैं इलियम में, इलियम के बाद आते हैं हम सीकम में, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। यहाँ पर एक अपेंडिक्स निकली हुई होती है जिसमें सम बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ इस साइड पे। उसके बाद कोलोन के 4 पार्ट आते हैं, जिसमें से पहला होता है मेरे पास असेंडिंग कोलोन, ऊपर होता है यहाँ पर, फिर होता है साइड साइड में ट्रांसवर्स कोलोन। उसके बाद होता है यहाँ पर डिसेंडिंग कोलोन, फिर आता है सिग्मोइड कोलोन, फिर आता है रेक्टम, फिर आता है एनस के थ्रू यहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल हो यहाँ से निकल जाता है। आई होप आपको ये वाला पूरा डायग्राम समझ में आया होगा। अगर थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया होगा तो मेरी पहली वीडियो में जाके देख लीजिएगा इसको। उसके बाद बात करते हैं द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ द टीथ इज़ मेड अप ऑफ इनामल, हेल्प्स इन द मेस्टिकेशन ऑफ द फूड, हेल्प्स इन द मेस्टिकेशन ऑफ द फूड। मतलब जो टीथ का सबसे हार्ड जो चबाने वाला जो सरफेस है उसे हम क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं। जो कि क्या होता है, जो कि इनेमल, एक बार बताओ, इनेमल जो है वो कौन से सेल्स बनाते हैं, अमाइलोब्लास्ट सेल्स बनाते हैं। कौन से सेल्स बनाते हैं, अमाइलोब्लास्ट सेल्स बनाते हैं इसको, ठीक है। ये क्या करता है, मेस्टिकेशन ऑफ फूड प्रोवाइड करता है हमें। और टंग क्या है, फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय द फ्रेनुलम। ये मैंने आपको बता रखा है कि किस तरीके से टंग हमारे ओरल कैविटी के फ्लोर पे अटैच है बाय द फ्रेनुलम की वजह से। और उस अपर सरफेस ऑफ द टंग के, मतलब टंग के ऊपर वाले प्रोजेक्शन पे कुछ स्मॉल प्रोजेक्शन होते हैं जिसे हम पेपिले कहते हैं, और जहाँ पर हमारे टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। द ओरल कैविटी लीड्स इनटू अ शॉर्ट फेरिंग्स। जो ओरल कैविटी है उसमें जो आगे बढ़ेगी शॉर्ट फेरिंग्स में, विच सर्व एज ए कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड एयर। जो ओरल कैविटी है, ये वाली जो ओरल कैविटी है ये आगे वाले पार्ट में जाएगी जिसे हम कहते हैं फेरिंग, विच इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड एयर। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, फूड एंड एयर के लिए कॉमन हो जाएगा। द ईसोफेगस एंड द ट्रैकिया विच इज़ अ विंड पाइप ओपन्स इनटू द फेरिंग्स रीजन में ओपन होते हैं, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखिए। एक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड द एपिग्लॉटिस prevent the entry of food into the glottis which is the opening of the windpipe। जो कार्टिलेजिनस फ्लैप है, ये एपिग्लॉटिस जो ग्लॉटिस के ऊपर जो कवर अप होता है ना, इसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। वो एपिग्लॉटिस क्या करता है, एंट्री ऑफ फूड को प्रिवेंट करता है किसमें, ग्लॉटिस में जाने से, ताकि ड्यूरिंग स्वेलोइंग, ताकि जो फूड जो है वो सारा का सारा ईसोफेगस के थ्रू स्टमक से जाए, ट्रैकिया में ना जाए और ना लंग्स में चल जाए, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तभी तो कहते हैं खाना खाते समय बातें नहीं करनी चाहिए। आई होप आप इस बात का ध्यान रखते होंगे। उसके बाद है ड्यूरिंग स्वेलोइंग, द ईसोफेगस इज ए थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक, थोरैक्स एंड द डायफ्राम एंड लीड्स टू ए जे शेप बैग, ठीक है। ईसोफेगस क्या होती है, थिन होती है, लंबी ट्यूब होती है जो कि पोस्टीरियरली जाएगी। ये वाली देखो, ये वाला साइड क्या होता है, एंटीरियर पार्ट होता है। दिस साइड और दिस साइड कौन सा, पोस्टीरियर पार्ट। जैसे एंटीरियर पार्ट होगा तो ये सारा पोस्टीरियर पार्ट चला जाएगा। ऊपर वाला पार्ट सुपीरियर होता है, नीचे वाला पार्ट इन्फीरियर होता है। इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, द ईसोफेगस इज ए थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक, थोरैक्स एंड डायफ्राम। जो कि ईसोफेगस है किस से पास करती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये किस से पास करती है ईसोफेगस। और जब आप एनसीईआरटी में रीड करोगे तो आप इस बात का ध्यान नहीं दोगे, आप तो ऐसे फ्लो में पढ़ जाओगे, द ईसोफेगस इज थिन लॉन्ग ट्यूब। इसलिए डीप में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ईसोफेगस कहाँ से पास होगी, नेक से पास होगी, थोरैक्स से पार्ट होगी, डायफ्राम से पास होगी। तो कौन कौन से रीजन से पार्ट होगी, नेक से, थोरैक्स से, डायफ्राम से, एंड लीड्स टू है उसके आगे क्या बढ़ जाएगा, जे शेप बैग विच इज जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्टमक, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही करा सकता हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टमक के बाद फेरिंग्स ईसोफेगस के बाद हम स्टमक पर मूव करेंगे, स्टमक के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।
लेकिन उससे पहले ये डायग्राम समझिए टीथ का, जिसमें क्या रखा है, ये देखो, ये ऊपर वाला जॉ दिखा रखा है, ठीक है। ऊपर वाले जॉ में ये वाला, अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींचूँ ना इस तरीके से, तो ये हो गया हाफ अपर हाफ जॉ, मतलब इस ऊपर वाले अपर जॉ का भी हाफ पार्ट, दिस इज़ नोन एज इंसीजर। कितने होते हैं? 2 होते हैं। कैनाइन कितने होते हैं? 1 होते हैं। उसके बाद प्री मोलर कितने होंगे? 2 होंगे। उसके बाद मोलर कितने होंगे? 3। तो आई होप आज इस पूरे डायग्राम को एक बार देखिएगा ज़रूर और समझिएगा ज़रूर। यहाँ पर इंसीजर के बाद 1 रूट होती है, यहाँ पर कैनाइन के पास 1 रूट होती है, प्री मोलर के पास यहाँ पर 2 से ज़्यादा होती हैं, और यहाँ पर जो मोलर होते हैं यहाँ पर 3 प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर मेनली 2 से 3 प्रेजेंट होती हैं और यहाँ पर 3 प्रेजेंट होती हैं, ठीक। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।